हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मदान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम वर्क के बारे में पढ़ चुके थे कि वर्क क्या होता है एंड हाउ टू फाइंड आउट द वर्क डन। नाउ इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट एनर्जी। ओके, सो आज हम बात करेंगे एनर्जी के ऊपर। सो एनर्जी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, तो बेटा हम जो वर्क करते हैं वो क्यों कर पाते हैं? बिकॉज वी आर हैविंग एनर्जी। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे कोई भी वर्क करने की, कोई भी काम करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, दैट इज एनर्जी। वही एनर्जी है। ओके, सो इट इज द, व्हाट इज एनर्जी? इट इज the ability, it is the ability to do work. Energy is defined as the ability to do work. Okay, अब जो एनर्जी है, अब जैसे हमने पढ़ा था कि बेटा वर्क जो होता था, वो वर्क क्या होता था? वर्क हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं एनर्जी में, तो एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, बिकॉज एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ओके, सो दैट्स व्हाई एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं एनर्जी की बेटा, तो एनर्जी के बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी होती है। तो अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, तो बेटा इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। हालांकि हम एनर्जी को कैलोरी में भी नापते हैं, है ना? तो फिलहाल हम जो एसआई यूनिट लेकर चलेंगे वो क्या लेकर चलेंगे? जूल। ओके, सो जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एंड जो इसकी सीजीएस यूनिट हो गई वो क्या हो गई? अर्ग। जो वर्क की एसआई यूनिट होती है वही हमारी सीजीएस यूनिट होती है, जो वर्क की सीजीएस यूनिट होती है वही हमारी एनर्जी की यूनिट है। और जो वर्क की एसआई यूनिट है वही हमारी एनर्जी की यूनिट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि जो वर्क होता है ना, वो हमेशा बराबर होता है एनर्जी के, क्योंकि हमारी बॉडी या कोई भी वो वर्क डन उतना ही कर सकती है जितना कि उसके अंदर एनर्जी होगी। सो अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी होती है, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट के बीच में एक रिलेशन भी होती है, और वो होती है 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये एक रिलेशन है between the SI unit and the CGS unit of work done और energy। जो भी आप बोलना चाहो कि SI यूनिट और CGS यूनिट वो वर्क डन की भी हो सकती है और एनर्जी की भी हो सकती है। उन दोनों के बीच में ये रिलेशन होती है कि 1 जूल हमेशा 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ओके, सो दिस इज द SI यूनिट एंड CGS यूनिट। अब इसमें कॉमर्शियल यूनिट आती है। अब तक आपने सिर्फ SI और CGS के बारे में बात करते थे, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल क्यों आ गया? क्योंकि जब भी कोई चीज हम बहुत लार्ज स्केल पर देखते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा, आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी के मीटर लगे होते हैं। ओके, उसमें आपका जो बिल आता है ना, उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे होते हैं और हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो लिखा हुआ होता है। तो उसके अंदर आप कभी भी देखना कि जो एनर्जी लिखी होती है ना, उसके आगे लिखा होता है kWh। क्या लिखा होता है? kWh। What is this kWh? K stands for kilo, W stands for watt and H stands for R। Here मैं यहाँ लिख देता हूँ किलो watt R। So this kWh is the commercial unit। ये एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है। ओके, अब इस कॉमर्शियल यूनिट और इनकी एसआई यूनिट के बीच में भी एक और रिलेशन होती है। कई बार ये भी आ जाता है कि आप जितनी एनर्जी कंज्यूम कर देते हैं, कई बार ऐसा न्यूमेरिकल आता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें जितनी हमने एनर्जी कंज्यूम करी है वो हमारी किस में होगी? kWh में। आप ध्यान से देखना, कभी आप अपना बिल निकालना इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें आप देखिएगा जो उसमें एनर्जी कंज्यूम लिखी होती है ना, वो आपकी kWh में लिखी हुई होती है। ओके, अब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है या इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, तो बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत लार्ज स्केल की
यूनिट यूज करेंगे वो जूल ना करके, अर्ग ना करके कॉमर्शियल यूनिट यूज करेंगे जिसको हम kWh डालते हैं। तो एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है kWh। ये कॉमर्शियल क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल क्वांटिटी है। ओके, सो अब इसके बीच में एक रिलेशन भी होती है, कॉमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट के बीच में भी एक रिलेशन होती है। तो 1 kWh is equals to 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। ये रिलेशन होती है कि 1 kWh यानी कि किसके बराबर होगा? 3.6 into 10 की पावर 6 जूल के बराबर होगा। बात समझ गए? ये रिलेशंस होती हैं कॉमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट के बीच में of work done, of energy. Okay, so this is all about energy. आप समझ गए एनर्जी क्या है? एनर्जी is the ability to do work. It is the scalar quantity. Energy is the scalar quantity, and the SI unit of energy is joule. CGS unit is erg, and there is a relation between SI and CGS unit of work done, that is 1 joule is equals to 10 to the power 7 erg. And there is one more type of unit, that is commercial unit of energy. That is kWh. Here kWh stands for kilowatt hour. And there is one more relation between the commercial unit and the SI unit of the energy, that is 1 kWh is equals to 3.6 10 to the power 6 joule. Okay, so this is all about energy. Now we'll talk about the types of energy. अब आपने देखिए types of energy में बहुत सारे types की energy पढ़ी होगी कि energy तो बहुत सारे types की होती है। energy wind energy भी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी भी हो गई, सोलर एनर्जी भी हो गई, है ना? बहुत सारी टाइप की एनर्जी है। तो अगर मैं बात करूं बेटा टाइप्स ऑफ एनर्जी, सो टाइप्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा मैकेनिकल एनर्जी होती है। ओके, मैकेनिकल एनर्जी। सेकंड आपका आ गया, मान लीजिए सोलर, मान लेते हैं सोलर भी होती है एनर्जी। सोलर कहां से मिलती है? सन से मिलती है। ओके, हीट एनर्जी भी होती है, और विंड एनर्जी भी होती है, हवा की वजह से जो एनर्जी आती है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, टाइडल एनर्जी भी होती है, टाइड्स की वजह से जो आती है ना, समुद्र वगैरह में ना जो टाइड्स की वजह से जो लहर आती है ना, टाइड्स, उनकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उनको टाइडल एनर्जी भी बोलते हैं। सही ना? ऐसे बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी है जो हमने अभी तक सुनी हुई। ओके, लेकिन अभी हमें सिर्फ इस मैकेनिकल के बारे में पढ़ना है, हमने इन सब के बारे में नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ मैकेनिकल के बारे में पढ़ना है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिएगा टाइप्स ऑफ एनर्जी पे, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस। तो हम बात करने वाले हैं आज मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हमारे इस कोर्स में अगर मैं 9th के कोर्स की बात करूं तो हमें सिर्फ मैकेनिकल के बारे में पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हो गया जो भी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी है, अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी मोशन कर रही है, जैसे अभी मैं रेस्ट में हूँ। ओके, सो आई एम इन द रेस्ट पोजीशन, मैं थोड़ा सा चलने लग गया, मेरे पास कौन सी एनर्जी आ गई? मेरे पास एक मोशन की वजह से जो एनर्जी आई उसको मैं मैकेनिकल एनर्जी बोल सकता हूँ। ओके, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, मैं थोड़ा सा लिफ्ट कर लूँ यानी कि थोड़ी सी हाइट गेन कर लूँ, अर्थ से थोड़ा सा ऊपर आ जाऊँ। तो जब मैं अर्थ से अपनी मेन पोजीशन छोड़ के थोड़ी सी हाइट पे आ जाऊँगा, तो मैंने क्या करा बेटा? मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी। तो जो पोजीशन चेंज करने की वजह से एनर्जी आती है उसको भी हम मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं। एक बैलून है, बैलून को मैंने कंप्रेस करा, या स्प्रिंग है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करा या कंप्रेस करा, क्या हुआ? उसका साइज और शेप बदल गया। जो बॉडी के साइज और शेप बदलने की वजह से जो एनर्जी आती है वो भी मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो यानी कि ऐसी एनर्जी बॉडी की जो बॉडी के मोशन, बॉडी की पोजीशन, बॉडी के शेप और बॉडी की साइज की वजह से आएगी। किसकी वजह से? मैं लिख देता हूं, मैकेनिकल एनर्जी किसकी वजह से आती है बेटा? ये आती है बॉडी के मोशन की वजह से, पोजीशन की वजह से, शेप की वजह से एंड साइज की वजह से। ओके,
So mechanical energy is defined as the energy which is possessed due to the motion, position and the shape and size of the body. ओके अगर इन सब चीजों में चेंजेस आते हैं, मान लो बॉडी मोशन नहीं कर रही थी, रेस्ट में थी, मोशन करने लग गई, उसके पास एनर्जी आ गई, मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू द मोशन। मैं हाइट गेन कर गया, मेरे पास जो एनर्जी आई दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन। बैलून है, मैंने कंप्रेस कर दिया, उसका साइज और शेप बदल गया। स्प्रिंग है, मैंने स्ट्रेच कर दिया या कंप्रेस कर दिया, उसकी साइज और शेप बदल गया, दैट इज द एनर्जी ड्यू टू द शेप एंड साइज। तो इन सब चीजों की वजह से जो एनर्जी आ रही है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ओके, अब यहां पर मैकेनिकल एनर्जी भी दो टाइप की होगी। यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी है ये दो टाइप की होगी। कौन कौन से टाइप की? एक होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, एक होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब मैंने बात करी थी, देखिए मैकेनिकल एनर्जी किसकी वजह से आती थी, यहां पे लिख देता हूं, मोशन, पोजीशन, शेप एंड साइज। इन सब की वजह से जो इन सब में जब चेंजेस आते हैं, ओके, तो जो एनर्जी आती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। और मैकेनिकल दो टाइप के, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब मैं बात करने वाला हूं काइनेटिक कौन सी है। तो जब बॉडी मोशन करती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक है। हालांकि हम उसको मैकेनिकल भी बोल सकते हैं, बिकॉज काइनेटिक इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल। ओके, सो अगर मैं काइनेटिक की बात कर रहा हूं तो जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर मैं भी रेस्ट में हूं इसका मतलब मेरे पास कौन सी एनर्जी? कोई भी एनर्जी नहीं है, इस समय में काइनेटिक नहीं है। हाँ, अगर मैं हाइट पर होऊंगा तो मेरे पास अलग एनर्जी होगी। ओके, सो अगर मैं काइनेटिक की बात करूं तो अगर मैं मोशन में नहीं हूं ना तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर मैं मोशन में आ गया मेरे पास अब कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कब आती है बॉडी में? जब बॉडी मोशन में होती है। तो ऐसी एनर्जी जो बॉडी के मोशन की वजह से आए उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो इस मैकेनिकल एनर्जी जैसे ये चार टाइप्स की वजह से आ रही है, तो इन सब में से काइनेटिक किसकी वजह से आ रही है? मोशन की वजह से। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? बॉडी के मोशन की वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? ये आती है पोजीशन की वजह से, शेप की वजह से और साइज की वजह से। अब पोटेंशियल भी दो टाइप की होती है। ओके, पोटेंशियल भी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इनमें से ये कौन-कौन सी किस तरह से डिवाइड होगा? पोजीशन की जो होगी वो होगी ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशनल पोजीशन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी वजह से आती है? पोजीशन की वजह से आती है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी शेप और साइज की वजह से आती है। बात समझे? देखिए, अगर मैंने कहा कि मैं अर्थ पे खड़ा हूं, सो मेरी मेन पोजीशन क्या हुई? मेरी मेन पोजीशन थी अर्थ। लेकिन मैं जैसे ही अर्थ को छोड़कर अर्थ से हाइट गेन करूंगा, यानी कि अर्थ से ऊपर आऊंगा, तो मैंने हाइट गेन करी। तो जब मैं हाइट गेन करूंगा उस समय जो मेरी एनर्जी आएगी वो मेरी पोजीशन की वजह से आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मेन पोजीशन छोड़ के कुछ वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करी है, कुछ हाइट गेन करी है, उसकी वजह से जो एनर्जी आती है ना वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझिए, मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं। मैंने कहा ये आप बेटा अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। अभी मैं यहां पर था, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि हमने फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। ये जैसे ग्राउंड फ्लोर हो गया, यहाँ फर्स्ट फ्लोर है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे चला गया और ये हाइट गेन कर ली। मान लो मैंने 10 मीटर हाइट गेन कर ली, तो मैंने कहा बेटा कि मैं फर्स्ट फ्लोर से जब मैं ग्राउंड फ्लोर से जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा तो मैंने क्या करा? मैं ग्राउंड से हाइट पर आ गया। कितनी हाइट पर? 10 मीटर हाइट पर। उस समय जो बॉडी के पास एनर्जी होगी ना वो आपकी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब बॉडी अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर हाइट गेन करती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
ऑब्जेक्ट का जब साइज या शेप चेंज होता है कब, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं। मान लीजिए कोई भी ऐसी बॉडी जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, यानी कि जिनके पास इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। हमने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था फोर्स, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, इलास्टिसिटी का थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, यानी कि कोई भी बॉडी जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो दब जाए। जो सॉफ्ट होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है। तो ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूं बेटा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने पर उस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज अगर चेंज हो गया तो यानी कि उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब मान लीजिए मेरे पास इंडस्टर, मैं फोर्स लगाऊं, इसका साइज का शेप चेंज होगा नहीं होगा, बिकॉज ये रिजिड बॉडी है, ये बॉडी हार्ड है, रिजिड है। ओके, तो रिजिड बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं होगा, इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा इसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। तो यानी कि इसके पास अगर मैं इसका फोर्स लगाऊं तो इसके ऊपर जो एनर्जी आएगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तब आती है जब बॉडी का शेप और साइज चेंज हो, और वो तब हो सकता है जब बॉडी सॉफ्ट हो, बॉडी के पास इलास्टिसिटी हो। तो अगर मैंने कहा कि मेरे पास बैलून है, मैंने बैलून को कंप्रेस करा, तो बैलून को कंप्रेस करने पे उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, तो उस समय जो उसके पास एनर्जी होगी वो होगी इलास्टिक। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच करा या कंप्रेस करा, उसकी लेंथ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो शेप और साइज चेंज हो जाएगा। तब शेप और साइज चेंज होगा तो उसके पास एनर्जी होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्पंज है, आप स्पंज को दबा दो, समझ आ गया? अगर हम स्पंज को दबा देंगे उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, उसके अंदर कौन सी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ गए? सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। ओके, प्लीज सी दिस।